उसमें से महारानी हार, सात लखा और चंपाकली जैसे एंटीक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब देखते ही सुमंगला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह धम से वहां पर पड़े सोफे पर बैठ गई थी। उसकी आंखें बंद अवश्य थी, परंतु उसकी आंखों के सामने सास के पुस्तैनिक जेवर, महारानी हार, सात लखा, चंपाकली, नगीने जरी, करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर शारदा जी ने अपने हाथों से उसे पहनाया था। उसके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा था। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। सुमंगला बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु राजेश्वरी भला कब चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने स्वर्णलता पर शक जाहिर कर दिया, पर वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं ननद की चालाकी देखकर आश्चर्य से भर उठी थी। स्वर्णलता तीखी जुबान से बोली, माँ जी के जेवर तुम दोनों ने मिल बांटकर गायब कर दिए और अब दिखावा अच्छा कर रही हो। जाने माँ जी कैसे रहती थी, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। स्वर्णलता के आरोपों के बाद तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंता की लकीरें खिंच गई थी। सबकी सब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रही थी। राजेश्वरी कभी ननद को तो कभी जेठानी की तरफ शक भरी निगाहों से देख रही थी। आलोक राज ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना। अब बात खत्म करो। शाम के 6 बजे वकील साहब आएंगे माँ जी का वसीयतनामा पढ़ने के लिए। माँ जी की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। विजय का कहना था कि बंटवारे की क्या जरूरत है, जैसे चल रहा था वैसा ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारियों से बचना चाहता था। दूसरे, उसने जो 10 करोड़ रुपए इधर से निकालकर अपने ससुराल वाले के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई है, अब वह उन पैसों को अपने व्यक्तिगत संपत्ति अपनी बताता है, जिस वजह से माँ जी के सामने दोनों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। वकील तुषार घोष आए और कागजों की जांच पड़ताल हुई, परंतु बंटवारे के विषय में उन्होंने कोई भी वसीयतनामा नहीं तैयार करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्री, आलीशान कोठियां, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि सभी कुछ के 3 बराबर हिस्से उनके 3 बच्चों के बीच में ही बांटे जाएंगे। 91% शेयर शारदा जी के थे और 9% दोनों बेटों के बच्चों के नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा तो नहीं होगा। स्वर्णलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। ये एक कटु सत्य है कि धन या प्रॉपर्टी हो, वाद विवाद या मनमुटाव होना सुनिश्चित है, क्योंकि सभी पक्षों का संतुष्ट होना संभव ही नहीं। इस संसार में धन लिप्सा ऐसी होती है कि जितनी भी हो कम ही प्रतीत होती है। वकील साहब चले गए थे, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। जीजी मौन थी, मानो मन ही मन वह कोई योजना बना रही थी। वह और रंजीत जीजाजी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए थे। कई बार वकील साहब और इन तीनों की मीटिंग हुई, पर यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी विजय नाराज होकर मीटिंग से चले जाते, तो कभी स्वर्णलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। आलोक राज ने बीच बचाव करके मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वे तैश में बोले, ठीक है, अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए थे। कुछ भी तय नहीं हो पाया था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उभर नहीं पाया था कि स्वर्णलता जीजी के वकील का नोटिस दोनों भाइयों के नाम आया कि मां शारदा जी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को स्वर्णलता और कुंवर रंजीत सिंह के नाम कर दी है। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक स्वर्णलता देवी का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाई के होश उड़ गए।
परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। एक प्रश्न चिन्ह सबके मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब ये वसीयतनामा तैयार करवाया, उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। विजय का कहना था कि ये कुंवर रंजीत सिंह की खुराफाती दिमाग की उपज है। उन्होंने हम सबके खिलाफ साजिश रची है। सबके मन में शंका के बीज प्रस्फुटित होकर पूर्ण वृक्ष बनकर लहलहा उठे थे। शांत आलोक राज भी भविष्य के प्रति शंकालु हो उठे थे, परंतु भीरु स्वभाव के आलोक राज ने स्वर्णलता देवी के समक्ष कभी जुबान तक नहीं खोली थी, क्योंकि उन दोनों की उम्र में काफी अंतर था, इसलिए वे कर्तव्य विमूढ़ से हो गए थे। विजय राज नाराजगी भरे स्वर में बोले, जीजी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। कुंवर साहब ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए उनसे साइन करवा लिए होंगे। संपत्ति ने सबके मन में विष बो दिया था। आलोक राज ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा कि हाथ से निकलकर वकीलों के दाव पेच में फंसकर उलझ कर रह जाएगा, क्योंकि जीजी और कुंवर साहब के साथ बात करके आपस में सुलझा लिया जाना ज्यादा अधिक उचित होगा। ये विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और आपस में सब लोग बैठकर विचार विमर्श और मंत्रणा करते रहते, परंतु कोई उपाय उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में ये तय किया कि हम लोगों के आपसी विवाद की भनक परिवार वालों के सिवा किसी और को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी से ही इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। शोकाकुल परिवार आकुल व्याकुल मनोदशा के कारण अपने को बेबस सा पा रहा था। सब और तनाव व्याप्त रहता। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जीजी ऐसा भी कर सकती हैं। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसी वसीयतनामा तैयार करवाया है, या फिर कुंवर साहब ने लालच के कारण ये फर्जी जाल फैलाया है, जिसमें उन्होंने शिकारी की तरह सबको कानूनी जाल में उलझाकर बर्बादी की तरफ ढकेलने का प्रबंध कर दिया है। आलोक राज मानसिक रूप से बहुत तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था, और कुंवर साहब ने तो सदा नाराजगी के कारण यहाँ से दूरी ही बना कर रखी थी। पशोपेश और आपसी बातचीत में 1 महीना बीत चला था। जीजी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ जी सारी संपत्ति उनके नाम करके गई है, इसलिए दोनों भाइयों को उनके मुताबिक मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। आलोक राज को गुरु निर्णयानंद के रूप में आशा की किरण दिखाई दे रही थी। वह विजय को अपने साथ लेकर बहुत उम्मीद के साथ गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने पूछा, क्या बात है पुत्र, तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें? क्या माँ जी के अचानक बिछोह को सह नहीं पा रहे हो? इस संसार में आवागमन तो शाश्वत सत्य है, उससे क्या घबराना। गुरु महाराज, अब आप ही हम लोगों की समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जीजी का कहना है कि वे दोनों मैनेजर की तरह उनके मुताबिक काम करेंगे और वह माँ जी की जगह मालिक बनकर सिंहासन रूढ़ होंगी। आप उन्हें समझाइए कि बराबर हिस्सा लेकर मान जाएं। परंतु शातिर जीजी महाराज जी को अपनी तरफ मिला चुकी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि जब रानी साहिबा अपने स्थान पर स्वर्णलता को प्रतिष्ठित कर गई है, तो फिर अनावश्यक वाद विवाद की क्या आवश्यकता है। आलोक राज ने गुरुजी के चरण पकड़ लिए थे और अपने जेब से डायमंड की अंगूठी निकालकर उनके चरणों पर रख दी थी। अंगूठी पर निगाह पड़ते ही गुरुजी का स्वर नर्म हो उठा। आलोक और विजय, तुम दोनों को तो मैंने गोद में खिलाया है, इसलिए तुम दोनों मेरे पुत्र की भांति हो। भाई बहन में आपसी विवाद नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं स्वर्णलता देवी को समझाने की कोशिश करूँगा, आगे प्रभु की इच्छा। दोनों भाई गुरुजी की बातों से आश्वस्त नहीं हुए थे, बल्कि उनकी बातों से मानसिक यंत्रणा ही दी थी। विजय को गुरुजी से बहुत उम्मीद थी, परंतु अब वह भी टूट रही थी। पर जिस प्रकार इंसान आखिरी सांस तक जीवन की आशा लगाए रहता है, वैसी उम्मीद की किरण लगाए हुए थे कि शायद जीजी गुरुजी की बात मान जाए। आलोक राज आपसी विवाद की बात जितना छिपाने की कोशिश करते,
जीजी उतना ही उछाल रही थी। गुरुजी अपने लाव लश्कर के साथ आए। दोनों भाइयों ने उनकी सेवा में जान लगा दी। जीजी से बोले, बेटी, आपस में वाद विवाद से क्या लाभ? परंतु वसीयतनामा की कॉपी देखते ही बोले, जब रानी साहिबा ने ही स्वयं ही अपनी गद्दी राजकुमारी को हस्तांतरित कर दी है तो फिर वाद विवाद का क्या प्रश्न। और वह अपना तामझाम समेट कर चले गए। अब तो गुरुजी की शह पाकर स्वर्णलता ने वसीयतनामा के अनुसार माजी के ऑफिस में बैठकर फाइल मांगकर कामकाज देखना शुरू कर दिया था। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालिक स्वर्णलता है। आलोक राज और विजय ने मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्गों और गणमान्य लोगों को बुलाकर सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर भी स्वर्णलता सौदेबाजी पर उतर आई। मुझे तो माजी की इच्छा का सम्मान करना है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। मेरे लिए तो जैसे मेरे आशु वैसे ही आलोक और विजय। फिर झट वह सौदेबाजी पर उतर आई। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहां पर सभी लोग रंगे सियार की तरह बदलते बयान को सुनकर परेशान हो गए थे। विजय इतनी देर से चुपचाप सारा नाटक देख रहा था। उससे ना रहा गया तो वह क्रोधित होकर आपे से बाहर हो उठा। जीजी, 30% तो आपको वैसे ही मिल जाते, लेकिन आपकी नीयत तो खराब है। आप तो समूची संपत्ति पर नाग की तरह बैठना चाहती हैं। स्वर्णलता भला कब चुप रहने वाली थी। क्रोधित स्वर में वे भी बोली, विजय, मैं जानती हूँ तेरे मुंह में किसने ये शब्द डाले हैं। मैं राजेश्वरी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वह कितनी लालची और चालाक परिवार से है। आलोक और सुमंगला ने विजय और राजेश्वरी को वहां से हटाकर अंदर कर दिया था। स्वर्णलता देवी बोली, आलोक, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ कि कोर्ट से बाहर मामला तय कर लो, नहीं तो यदि कोर्ट के चक्कर में पड़ गए तो तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। स्वर्णलता और रंजीत कुंवर ने मां के ऑफिस में मैनेजर और स्टाफ की मीटिंग बुलाकर अपने को मालिक बताकर फाइल मंगाकर घरेलू विवाद को जग जाहिर कर दिया था। आलोक राज और विजय राज को जीजी की हरकतें असहनीय लगी। उन्होंने एक बार फिर से जीजी के साथ समझौते की पहल की, परंतु जीजी भी कुछ सुनने को राजी नहीं थी। आलोक को 100% यही विश्वास था कि वसीयतनामा या जोर जबरदस्ती लिखाया गया या अनजाने में कोरे कागज में साइन करवाकर यह अपनी इच्छा अनुसार लिखवाया गया। विजय का साला चंद्रेश शाह बार बार दोनों भाइयों को विश्वास दिला रहे थे कि वह 1-2 पेशी में उनके हक में फैसला करवा देंगे। उनके अतिरिक्त देश के नामी वकीलों को इस मुकदमे के लिए बुलाया गया। चंद्रेश ने विजय को बहला कर रखा था कि 10 करोड़ वाली कंपनी को बंटवारे से बचा लेंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन गए थे और रोज के रोज नई नई चालें चल रहे थे। पूरे देश की मीडिया वसीयतनामा के पारिवारिक झगड़े को अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखा रहे थे। लता के चेहरे पर शिकन नहीं थी, परंतु आलोक राज को मीडिया के सामने आने में बहुत शर्म महसूस होती। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल हो गई। अब तो दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौने बनने को मजबूर थे। वकीलों के इशारे पर ही बयान देना होता। अब ना ही स्वर्णलता के हाथ में कुछ रह गया था और ना ही आलोक राज और विजय के। अब तो सूत्रधार वकील थे। तारीख पर तारीख, गवाही, बयान, बहस, मामला उलझता गया और समय बीतता रहा। कभी फाइल दबा दी गई तो कभी वकील नहीं आए। आदि आदि सारे हथकंडे आजमाए गए। चंद्रेश वकील ने वसीयतनामा फर्जी है सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सबूत और गवाह पेश किए। स्वर्णलता ने भी देश के नामी वकील को बुलाया था। उनके दलीलें और गवाह और सबूत बहुत दमदार थे। कंपनी की हालत बिगड़ती गई। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। आलोक डिप्रेशन के शिकार बन गए। उनके जीवन की शांति, संपन्नता, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा था। जिस तरह से बंदर बांट में बंदर ही पूरी रोटी हजम कर जाता है, वही हाल इन भाई बहन का था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा था
और वकीलों का घर भर रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेते हुए अपनी ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया और कंपनी का अकाउंट सील कर दिया। स्वर्णलता और रंजीत तो ऐसे मगरमच्छ के समान थे जो आलोक और विजय जैसी मछलियों को आसानी से अपना शिकार बना लेते थे, परंतु कोर्ट में उनकी चालबाजी काम नहीं आई। फैसला लंबित रहा। कंपनी और बिजनेस की हालत बिगड़ चुकी थी। आपसी वाद विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लुट गई थी और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों बाद आलोक सबको बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चले गए और विजय आशा भरी नजरों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इसका भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने भाग 1 का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।